हेलो बच्चों। तो आज हम सीखेंगे संकुलन क्षमता और संकुलन प्रभाज। क्या है संकुलन? आपको याद आ रहा होगा, हमने संकुलन आपको पहले भी पढ़ा है। निविड़ संकुलन, संकुलन का मतलब पैकिंग होती है। अब हमें ये समझना है, देखो पैकिंग जो सबसे बढ़िया होती है वो होती है जो ज्यादा से ज्यादा स्थान घेर ले, ज्यादा से ज्यादा सामान जिस तरीके से हम लगाएं और वह आ जाए उसे हम अच्छी पैकिंग कहते हैं। तो जो हमारी संकुलन प्रभाज है वो क्या है? संकुलन प्रभाज बहुत छोटी सी बात है। कोई हमारी यूनिट सेल है, एक एकक कोशिका में उसमें उपस्थित कण द्वारा घेरा गया आयतन और उस एकक कोशिका आयतन का अनुपात संकुलन प्रभाज कहलाता है। फिर से दोहराते हैं, किसी एकक कोशिका में उसके परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन तथा उस एकक कोशिका का पूर्ण आयतन का अनुपात संकुलन प्रभाज कहलाता है। अंग्रेजी में से हम कहते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। तो क्या फार्मूला बन जाएगा? फार्मूला बन जाएगा संकुलन प्रभाज का, संकुलन प्रभाज बराबर एकक सेल के परमाणुओं का आयतन, जितने भी उसके अंदर परमाणु हैं, आयतन बटे सेल का पूर्ण आयतन। तो ये हमारा हो जाता है संकुलन प्रभाज, पैकिंग फ्रैक्शन। और दूसरा टॉपिक है संकुलन दक्षता क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी। इसी संकुलन प्रभाज को आप 100 से गुना कर दो, अर्थात इसे प्रतिशत में निकाल दो। संकुलन प्रतिशत को हम संकुलन दक्षता कहते हैं। परिभाषा कैसे देंगे? किसी परिभाषा हम इस प्रकार से करेंगे, किसी सेल के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत जो उसके परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है संकुलन क्षमता कहलाता है। क्लियर हो गया? तो संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा क्या? संकुलन प्रभाज और गुना 100। सिंपल। या हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा इसका एक साथ लिखें तो संकुलन क्षमता बराबर क्या लिखे? एकक सेल के परमाणुओं का आयतन बटे एकक सेल का आयतन पूर्ण आयतन और गुना 100। क्लियर? तो ये संकुलन क्षमता तो प्रतिशत है, किसी एकक सेल के संपूर्ण आयतन का वह प्रतिशत जो उसके परमाणुओं द्वारा घेरा जाता है क्या कहलाता है? उसका संकुलन क्षमता या संकुलन दक्षता कहलाता है। और अगर हम संकुलन प्रभाज की बात करेंगे तो किसी सेल में उपस्थित परमाणुओं का आयतन बटे उस सेल का कुल आयतन, इस अनुपात को हम संकुलन प्रभाज कहते हैं। क्लियर हुआ? अब हम अलग अलग, जैसे आपको ध्यान है, 3 तरह की मेन कोशिका आपको बताई गई है। सरल या आद्य या प्रिमिटिव भी कहते हैं या सिंपल भी कहते हैं, एकक कोशिका। दूसरी आपको बताई गई है काय केंद्रित या दूसरी बताई गई है आपको फलक केंद्रित। ठीक है? इन तीनों का पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है वो हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक? तो बच्चों अब हम सबसे पहले सीखते हैं सरल या आद्य एकक कोशिका में संकुलन क्षमता हम कैसे निकालते हैं। देखो ये एक सरल एकक कोशिका है। मैंने आपको बताया था कि इसके जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये भुजा की लंबाई है, ये भुजा की लंबाई ए ही हमारी इस 1r और 2r 2r के बराबर हो गई इसमें। ठीक है? तो मान लेते हैं हम, माना भुजा की लंबाई बराबर a, त्रिज्या बराबर
आर। तो चूंकि इसमें एक घन बनता है तो घन का आयतन बराबर ए क्यूब भुजा का घन, और चूंकि ए बराबर है 2r के, तो आयतन हो जाएगा आ रहा हूं 2r क्यूब 8r क्यूब, और एक परमाणु, चूंकि परमाणु गोल होता है, एक परमाणु, यहां एक परमाणु का आयतन लेंगे क्योंकि जो आद्य कोष्टिका होती है उसमें परमाणुओं की संख्या एक होती है। कितनी होती है? एक। इसलिए एक परमाणु का आयतन बराबर गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हमारे एक परमाणु का आयतन हो गया और ये हमारे पूरे घन का आयतन हो गया, और संकुलन क्षमता जो होती है वो होती है परमाणु का आयतन बटे कुल आयतन। संकुलन क्षमता, परमाणु का आयतन कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का आयतन कितना है? पूरे घन का आयतन ए क्यूब, फिर निकाला 8r क्यूब इंटू 100। ये हमारा संतुलन क्षमता आ जाएगी। देखें 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा पाई आर क्यूब से आर क्यूब कट जाएगा, बटे 3 दूनी 6, पाई बटे 6 गुना 100। पाई का मान रख दे 22/7 गुना 6 गुना 100, तो ये हो जाएगा 2200 बटे 742, तो ये 52.4%। कितना आ गया ये? 52.4%। मतलब किसी सिंपल एकक कोष्टिका में जो गोले हैं वो 52.4% ही आयतन घेरते हैं। बाकी का जो बचा लगभग 47.6% ये उसमें खाली स्थान रह जाता है। समझ में आ गया आपको बात? ये हो गई इसकी संकुलन क्षमता। और हम संकुलन क्षमता निकालेंगे बीसीसी की, अंतः केंद्रित घनीय कोष्टिका की। तो बच्चों अब हम सीखेंगे अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में संकुलन क्षमता। अंतः केंद्रित कोष्टिका हम किसे कहते हैं? बीसीसी को। और आप में से कोई मुझे बताएगा बीसीसी में कितने परमाणु होते हैं? बीसीसी में परमाणुओं की संख्या होती है 2। तो यहां 2 गोले होंगे जिनका आयतन हम ज्ञात करेंगे, और पूरी जो घन प्राप्त हुआ है उसका आयतन ज्ञात करेंगे। तो 2 गोलों का आयतन बटे पूरे घन का आयतन गुना 100, और हमें प्राप्त होगी संकुलन क्षमता। तो देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। तो यहां देखिए हम मान त्रिभुज ये ले लेते हैं हम त्रिभुज। सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज सीडीएफ। त्रिभुज सीडीएफ में हम देखेंगे सीडीएफ में ये हमारी भुजा की लंबाई है, ये भुजा की लंबाई, ये हमारा एफडी हो गया विकर्ण। एफडी बराबर अंडर रूट CF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये हो गया हमारा CF स्क्वायर A स्क्वायर, और ये भी हमारा A स्क्वायर। तो हम इसे लिखेंगे अंडर रूट 2A स्क्वायर। अगर हम FD का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा केवल 2A स्क्वायर। तो यहां पर रह गया हमारा A का वर्ग हो जाता है A√2 FD बराबर। ठीक है, अब हम त्रिभुज लेते हैं दूसरा त्रिभुज हम कौन सा ले लेते हैं? दूसरा त्रिभुज हम ले लेते हैं ये AF और D, AFD त्रिभुज AFD। AFD में FD AF हमारा विकर्ण है ये वाला, और ये हमें पता है FD कितना है, और AD इसकी भुजा की लंबाई है। तो ये हो जाएगा हमारा AF बराबर अंडर रूट, क्या करेंगे हम AF में अंडर रूट FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर
और एफ डी स्क्वायर अगर हम यहाँ देखें, आपको स्क्वायर अगर हम ले लें 2a स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, एक स्क्वायर आ गया तो ए एफ बराबर आ गया हमारा 3a स्क्वायर। ठीक है, और ये इसका ऊपर अंडर रूट, तो a का अंडर रूट कर देंगे तो ए एफ बराबर a अंडर रूट 3। चूंकि ए एफ यहां से देखिए, हम एक बार हमने आपको पहले ही बताया था जब रिक्ति की तरीके समझाई थी, तो ए एफ क्या है, यहां से यहां तक ये 4r के बराबर है, 1r 2r 3r और एक 4r। तो ए एफ बराबर हमारा, चूंकि ए एफ बराबर 4r, तीनों परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो ये हो गया हमारा 4r के बराबर, तो 4r बराबर हो गया a रूट 3, तो r बराबर हो गया a रूट 3/4। ठीक है, 4 नीचे चला जाएगा और a बराबर हो गया 4r बटे रूट 3। क्लियर है। अब घन का आयतन, क्योंकि घन का आयतन होता है a क्यूब, तो a का मान है 4r बटे रूट 3 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 r क्यूब अपॉन रूट 3 करेंगे गुना 3 आ जाएगा, फिर रूट 3 एक और 3 रूट 3। यह आ गया हमारा घन का आयतन। और गोले कितने हैं, बीसीसी में गोलों की संख्या या परमाणुओं की संख्या बराबर होती है 2, तो 2 गोलों का आयतन 2 गुना 4/3 पाई आर क्यूब, माने 8/3 पाई आर क्यूब। अब संकुलन क्षमता मान आपको निकाल लेना है, मैं केवल मान रख देता हूं। गोलों का आयतन 8/3 पाई आर का क्यूब बटे कुल आयतन घन का 64 आर क्यूब बटे 3 गुना अंडर रूट 3 और गुना 100। इसे निकालेंगे आप तो 68% आ जाएगा। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 68%। यहां आप देख रहे हैं बीसीसी की संकुलन क्षमता, बीसीसी की संकुलन क्षमता में अगर आपको ध्यान रहा हो तो 68% आ रहा है, 32% खाली। और एकक कोष्टिका में अगर आपको याद हो 52.4, 46.6% खाली। इसका मतलब 47.6% खाली, तो वहां 47% खाली और यहाँ 32%। इसका मतलब सिंपल की अपेक्षा बीसीसी अच्छा वो कहलाएगा पैकिंग, क्योंकि इसमें ज्यादा आयतन घेरते हैं। तो यहाँ आप देखें अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता में हम पहले त्रिभुज लेते हैं CDF, तो CDF में FD निकालेंगे अंडर रूट CF स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्योंकि ये भुजा की लंबाई a मानते हैं तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर a अंडर रूट 2। त्रिभुज AFD, दिस AFD में AF बराबर अंडर रूट FD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। FD स्क्वायर हम यहाँ से ले लेंगे 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, a का वर्ग करेंगे a रूट 3 अंदर आ जाएगा क्योंकि a का वर्ग हो गया है। अब AF बराबर 4r, क्योंकि तीनों परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो 4r के बराबर, तो 4r बराबर a रूट 3, r बराबर a रूट 3/4 या a बराबर 4r अपॉन रूट 3। घन का आयतन निकालेंगे a क्यूब 4r अपॉन रूट 3 का क्यूब 64r क्यूब 3 गुना अंडर रूट 3। बीसीसी में परमाणु की संख्या 2 होती है, ये आपको पहले ही बताया गया है। तो 2 गोलों का आयतन 2 गुना 4/3 पाई आर का क्यूब 8/3 पाई आर का क्यूब। संकुलन क्षमता गोलों का आयतन बटे कुल आयतन गुना 100, 68%। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे एफसीसी की। तो बच्चों अब हम सीखेंगे एफसीसी संरचना में संकुलन क्षमता। एफसीसी आपको याद हो एचसीपी भी हमने सिखा था और सीसीपी भी हमने सिखा था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग। एचसीपी और सीसीपी की संरचना एफसीसी के समान होती है। याद करिए षटकोणीय और फलक केंद्रित एक साथ दिखाई थी त्रिविमीय संकुलन में। तो
तो अगर कहीं HCP और CCP लिखा हो तो भी हम इसी प्रकार की संतुलन क्षमता निकालेंगे। HCP तथा CCP की संरचना भी सेम होगी, याद रखेंगे। तो यहां देखिए ये एक फलक पे दिखाएगा परमाणु है, ये दो कोनों पर, ये लिया हमने आपका त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB A स्क्वायर है प्लस BC भी A स्क्वायर है, तो ये हो गया अंडर रूट 2A स्क्वायर, या इसे हम लिखेंगे A रूट 2। चूंकि AC बराबर है 4R, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि सभी परमाणु एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो 4R हो गया, तो 4R बराबर हुआ A रूट 2, या हम कहेंगे A बराबर 4R अपॉन रूट 2, ऐसे लिख देंगे। कोई दिक्कत है? इसको हम दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, रूट 2 की गुना ऊपर करो, रूट 2 की गुना नीचे करो, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। देखें, रूट 2 के ऊपर गुना करी, रूट 2 की नीचे, तो ये आ जाएगा रूट 2 की रूट 2 2, और 2 को काट देंगे यहाँ, तो 2R रूट 2, ठीक है। तो अब A क्यूब घन का आयतन निकालते हैं, तो घन का आयतन निकलेगा A क्यूब, और A का मान है 2R अंडर रूट 2 का क्यूब। देखें, 2 दूनी 4 दूनी 8, R का क्यूब, और रूट 2 को रूट 2 में गुना करेंगे 2, और फिर रूट 2, तो यहां रूट 2 और ये 8 दूनी 16। क्लियर हो गया? 16R क्यूब अपॉन इंटू रूट 2। अब FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? FCC में गोलुए होते हैं हमारे 4, 3 फलक वाले और एक कॉर्नर वाला। तो अब हम क्या करेंगे, 4 गोलों का आयतन, 4 गोलों का आयतन, तो निकालेंगे 4 गुना 4/3 पाई R क्यूब, ठीक है। तो ये हमारा 16/3 पाई R क्यूब, ये हमारे गोलों का आयतन। संकुलन क्षमता में गोलों का आयतन रखते हैं ऊपर, बराबर गोलों का आयतन है 16/3 पाई R क्यूब बटे, यहां देखिए आप, ये रहा हमारा पूरे घन का आयतन 16R क्यूब अंडर रूट 2 इंटू 100, ये प्रतिशत में निकलेगा, तो 16 से 16 गया, R क्यूब से R क्यूब गया, पाई रह गया 22/7 कर लो, रूट 2 को यही रखेंगे, 3 भी नीचे आ जाएगा, रूट 2 हो जाएगा 1.414 इंटू हो जाएगा हमारा 100। इसे सोल्व करेंगे, सोल्व करके आएगा 74%। कितना परसेंट आ गया? 74%। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा सरल एकक कोष्टिका थी वो 52.4%, के बाद BCC 68 और ये 74, तो सबसे अच्छी पैकिंग FCC में होती है, क्योंकि FCC में उसी आयतन के अंदर 74% परमाणु द्वारा आकार घेरा जाता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे अच्छी पैकिंग हमारी FCC होती है, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड FCC रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी तीनों संकुलन क्षमताएं होगी। कोई सा एक एग्जाम में कभी कभी डिराइव करने के लिए आ जाता है, तो आप इसे आराम से कर सकते हैं, 1-2 बार आपको अभ्यास करना है, फिर आपको आ जाएगा। अब हम चलते हैं कि क्रिस्टल का घनत्व कैसे ज्ञात करते हैं। तो बात करेंगे क्रिस्टल के घनत्व की। क्रिस्टल के घनत्व की गणना हमें करनी है। क्रिस्टल का घनत्व माने डेंसिटी D से रिप्रेजेंट करेंगे या रो से रिप्रेजेंट करेंगे। मान लेते एक घन है, उसकी भुजा की लंबाई A पिकोमीटर, तो माना घन, माने घन का मतलब यहाँ एकक सेल से है,
घन की भुजा की लंबाई बराबर a पिकोमीटर, एकक कोष्टिका में कुल परमाणु, ये जो हमारी एकक कोष्टिका में कुल परमाणु है इसे z से रिप्रेजेंट करेंगे और ये डिपेंड करेगा हमेशा कि कैसी एकक कोष्टिका है। सरल है तो 1, BCC बने अंत केंद्रित है तो 2 और फलक केंद्रित है तो 4 परमाणु की संख्या हो जाती है। z की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे, याद रखनी है ये बात। तत्व का परमाणु भार हम लेंगे कैपिटल M। अब मान लीजिए घन का आयतन निकालना है, क्योंकि हमें घनत्व निकालना है, घनत्व के लिए जरूरत पड़ती है द्रव्यमान बटे आयतन की। तो पहले आयतन निकालेंगे और आयतन होता है a क्यूब। अब अगर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो 1 पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 10, तो क्यूब है तो 10 की घात माइनस 30, a क्यूब सेंटीमीटर में आ जाएगा। अगर हम सीधा इसे रखेंगे 10 की घात माइनस 30 नहीं रखना चाहते हैं तो भी हम a का मान सेंटीमीटर में सीधा रखेंगे तो ये भी ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में ही आने वाला है। सेल का घनत्व इसे रो से रिप्रेजेंट करेंगे, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान सेल में परमाणु, कितने परमाणु हैं पहली बार, फिर एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है तो कुल द्रव्यमान हो जाएगा। एक परमाणु के द्रव्यमान को परमाणु से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, बटे सेल का आयतन। एक परमाणु का द्रव्यमान हमेशा निकाला जाता है कैसे, जो परमाणु भार होता है वो 6.02 गुना 10 की घात 23 परमाणुओं के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था पहले भी ये बात कि 1 मोल बराबर उसका परमाणु भार बराबर 6.023 गुना 10 की घात 23 उसके परमाणु। तो इसलिए हम उसका जो परमाणु, एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे उसका परमाणु भार बटे 6.02 गुना 10 की घात 23 अर्थात अवागाद्रो संख्या, ये सूत्र लग जाएगा। तो ये हो जाएगा z गुना m a क्यूब इंटू n0। इस सूत्र की सहायता से हम हमेशा क्या निकालेंगे, यहाँ जो a क्यूब है ये सेंटीमीटर में है तो 10 की घात माइनस 10 हमें यूज करना ही रहेगा, साथ के साथ अगर पिकोमीटर में दिया गया है तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी ये ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगी घनत्व की। ये सूत्र बस हमें इसमें याद रखना है और बाकी कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें आप केवल एक सूत्र याद करें, रो बराबर z गुना m बटे a क्यूब इंटू n0। n0 माने अवागाद्रो संख्या, a क्यूब माने भुजा का घन यानी आयतन निकलेगा, z परमाणुओं की संख्या, फिर याद दिला देता हूं, आद्य में 1, BCC में 2 और फलक केंद्रित में 4 इसका मान होता है। m माने होता है यहाँ उस तत्व का परमाणु भार, ये हमने यहाँ बताया तत्व का परमाणु भार। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, घनत्व निकाल सकते हैं। बहुत सारे सवाल घनत्व पर पूछे जाते हैं, हम डिस्कस भी करेंगे घनत्व के सवालों की। एक टॉपिक और डिस्कस कर लेता हूं मैं साथ साथ, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक हम उन यौगिकों को कहते हैं जब बड़े परमाणुओं के बीच में जो अंतराकाशी स्थान होते हैं उसमें हाइड्रोजन, बोरोन, लिथियम जैसे छोटे परमाणु प्रवेश कर जाते हैं तो हमारे क्या बनते, अंतराकाशी यौगिक बनते हैं। संक्रमण धातुओं के हाइड्राइड, बोराइड इसी प्रकार से बनते हैं, इन्हें अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। अब घनत्व पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं। सिल्वर सीसी की संरचना बनाता है, इसकी भुजा की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। कितनी है, 408.6 पिकोमीटर। और उसका घनत्व पता करना है, अनुभार दिया गया है। तो हमें क्या पता है, दिया गया है हमें क्या क्या दिया है सवाल में, ए 408.6 पिकोमीटर, एक बात। दूसरी बात सीसीपी संरचना, सीसीपी अर्थात एफसीसी। तो अगर एफसीसी हो तो जेड बराबर हो जाएगा हमारा 4, क्योंकि फलक केंद्रित हो जाती है। तो ए आ गया, जेड आ गया। अनुभार, परमाणु भार दे रखा है 107.9 और अवागाद्रो संख्या का मान आपको याद ही रखना है 6.02 गुना 10 की घात 23। इसे 6.023 पूरा भी रख सकते हैं। अब निकालना है घनत्व। घनत्व का सूत्र अभी आपको बताया था, याद करना ही पड़ेगा, z गुना m बटे a क्यूब इंटू n0। z कितना है, z अगर आप देखें तो इसमें दे रखा है 4। m कितना है, m अगर आप देखें तो अनुभार 107.9। a कितना है, a है 408.6 पिकोमीटर। इसे हम सेंटीमीटर करेंगे तो 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा सेंटीमीटर में।
तो ये मान रखेंगे हम 408.6 गुना 10 की घात माइनस 10 की पावर 3 n क्यूब 6.02 गुना 10 की घात 23। और अब क्या रह गया इसमें, केवल इसमें रह जाता है कैलकुलेशन कौन करेगा, आप स्वयं। 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से जो घनत्व के सवाल हैं वे बहुत आसान हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। इसके अब सवालों को हम ज्यादा आपको नहीं कराएंगे, कुछ गृह कार्य में देंगे, आपको उससे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी न्यूमेरिकलों की पूरी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आज के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो करेंगे इम्परफेक्शंस, माने धात्विक दोष, जो दोष आ जाते हैं क्रिस्टल के, जो दोष उत्पन्न होते हैं। कोशिश करेंगे हम कल के लेक्चर में आपको सारे दोष एक साथ बता दें, क्योंकि अब हमारे पास बुधवार आज हो गया है, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आज बृहस्पतिवार है, तो आज बृहस्पतिवार है, तो इसलिए हमारा 2 दिन हमारे पास बचे हैं और इन 2 दिन में हम ये चैप्टर समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू।